क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीट हुआ अपना। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमने 4 बेसिस देख लिए थे। चारों बेसिस में हमने ये देखा, ओरिजिन के बेसिस पे क्या है, एग्जिस्टिबिलिटी के बेसिस पे क्या है, ऑनरशिप के बेसिस पे क्या है। तो इस तरीके से हमने उनको कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज करने से पहले हम ये भी जानते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत नीडफुल होते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि जितनी भी लाइफ प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ लॉन्ग चलती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वो सारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वाटर नहीं होगा, अगर एयर नहीं होगी तो क्या लाइफ प्रोसेस जैसे चल रही है वैसे चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी जो लाइफ प्रोसेस है, यानी कि हमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी जो नीड होती है, उसको फुलफ़िल करने के लिए दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होने से हमें उस रिसोर्सेज की नीड होती है। क्लियर इतना? अब ये बात हो गई कि ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज की नीड होती है, हमने उनको कंप्लीट किया, हमने अपनी नीड्स को फुलफ़िल किया। लेकिन इतनी बात भी हमें ये ध्यान होनी चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अब एक तो रिसोर्सेज काम आ गया अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। दूसरा तरीका ये भी होता है कि हमारी जो नीड है उस नीड की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारी लाइफ प्रोसेस की क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। कैसे? देखो, हमारी अपनी जो लाइफ है उस लाइफ के अंदर हमने ये देखा कि मान लो कि अपने पास डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज़ आ गई। हम इन डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज़ से क्या होंगे, हम डेवलप करवाएंगे। ठीक है, हम अपनी लाइफ प्रोसेस चलाएंगे। अब ये जो लाइफ प्रोसेस चली है, इस लाइफ प्रोसेस के अंदर दूसरे बहुत सारे मटेरियल्स जब आ जाएंगे तो इन सारे मटेरियल्स के आने की वजह से अपनी लाइफ पहले से ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा कन्वे कर पाएगी। ठीक है, कैसे? जैसे अपने पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज़ है। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी से हमने बहुत सारे मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। मान लो हमने यूरेनियम को कर लिया, मानो हमने गोल्ड को कर लिया, बहुत सारी मेटल्स को कर लिया। और जैसे वो आयरन है, ठीक है, अब आयरन को एक्सट्रैक्ट किया तो ये आयरन जो है, ये आयरन अपने दैनिक जीवन की चीज़ों को चलाने के लिए इससे हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें अब क्या करेगी, इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को कन्वे करेगी, हमारी लाइफ को चलाएगी। तो डेवलपमेंट, हमारे लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, हमारे लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज की नीड बहुत ज़रूरी होती है। पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन सारे रिसोर्सेज का ह्यूमन बीइंग ने जो यूज़ किया है वो कैसा है, इनडिस्क्रिमिनेटली है। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने तरीके से यूज़ नहीं किया, या तो उनका अधिक शोषण कर लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा निकाल लिए, उनका वेस्टेज हो रहा है। जैसे वाटर वेस्टेज सब जानते हैं हम कि अगर वाटर अपने नीड के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते जाएं तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो कर देते हैं। हमारे घर में जो जितनी क्वांटिटी यूज़ होनी होती है उस क्वांटिटी से मोर देन मल्टीप्लाई में देखें तो 10 गुना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखो 3 पॉइंट लिख रखे हैं। तीनों पॉइंट क्या समझा रहे हैं आपको? देखो, पहला मैंने ये लिखा है, ह्यूमन यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज अनडिस्क्रिमिनेटली विच कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स। जब इन रिसोर्सेज का उपयोग बिना सोचे समझे अनजस्टिफाइडली हो तब क्या होगा, ये रिसोर्सेज हमारे लिए ख़राब होते जाएंगे। यानी ख़राब होने का मतलब है हमारे लिए ख़त्म होते जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसी प्रॉब्लम होगी? पहली प्रॉब्लम हमने लिखा है, रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के निजी स्वार्थों को कंप्लीट करने के लिए, लालच को पूरा करने के लिए इन रिसोर्सेज का दोहन किया जाता है। रिसोर्सेज तुम समझ पा रहे हो, आर बीइंग डिप्लेटेड फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड यानी लालच ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। केवल कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए इन रिसोर्सेज का डिप्लेटेड किया जा रहा है, इन रिसोर्सेज का दोहन किया जा रहा है। सेकेंड, the accumulation of resources has divided the society in the rich and poor। अब जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को जब बांटा गया तो 2 प्रकार के वर्ग बन गए, 2 प्रकार के क्लास बन गई सोसाइटी के अंदर। एक क्लास, इसको हमने रिच क्लास कह दिया, जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। और सेकंड क्लास कौन सी हो जाएगी, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी।
तो जो रिसोर्सेज की कमी वाली क्लास होगी वो तो क्या होगी, पुअर क्लास, और जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वो कैसी हो गई, रिच क्लास। थर्ड पॉइंट, ओवर यूटिलाइजेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका जब उपयोग हो रहा है, यूटिलाइजेशन इट मीन्स उपयोग हो गया, करना कैसे है, ओवर करना है, और रिसोर्सेज हैज़ रिजल्टेड इनटू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। देखो ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, हमने उनका उपयोग बहुत ज़्यादा कर लिया, एक्सेस अमाउंट में कर लिया। जब एक्सेस अमाउंट में रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो इससे जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो सकती है, यानी कि उनसे ग्लोबल या इकोलॉजिकल समस्याएं, प्रॉब्लम्स हो सकती है। कौन सी समस्याएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर क्या हो गया, ओजोन लेयर का डिप्लेशन है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हो गया हमने बहुत सारे मटेरियल्स को, रिसोर्सेज को यूज किया, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो चाहे भी वो दूसरे हों। अब जब इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमने यूज़ किया है, तो जब इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ओवर यूज़ हो गया, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, इसका मतलब इन्वायरमेंट गर्म होगा। अब इन्वायरमेंट गर्म होने की वजह से क्या होगा, बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे, टेम्परेचर रेज हो जाएगा, माउंटेन्स की जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, वाटर लेवल ऊपर आ गया, ठीक है, ये काम हो सकते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये भी आप जानते हैं कि अगर अपन CFC का ज़्यादा यूज़ करते हैं तब क्या होगा, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो सकता है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, देखो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख रखा है EP का मतलब हो गया यहाँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, आपको नीचे तक शो होता नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी हो सकता है, हम बहुत सारी गैसेस को यूज़ कर रहे हैं, हम प्लांट्स का यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन होगा, इट इज़ ऑब्वियसली होना ही होना है। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं। ये 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं, पहला आपको बता दिया कि सेटिस्फाई, कुछ लोगों की सिर्फ ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए है। सेकंड बता दिया कि सोसाइटी को 2 में क्लासीफाई कर दिया, पुअर में और रिच में। नंबर थर्ड क्या कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दिया हमने कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज को क्या करेंगे हम, इसेंशियल है ये हमारे सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और ग्लोबल पीस के लिए, यानी कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को हमें उपयोग लेना है तो वो कैसा करना होगा, हमें सस्टेनेबल करना होगा, यानी कि हमें तरीके से सतत करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो रिसोर्सेज हमारे लिए यूज़फुल होंगे, अदरवाइज़ ये रिसोर्सेज क्या होंगे, हमारे लिए ख़राब हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन्स जो आएंगी उनके लिए भी प्रॉपरली नहीं बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो पहली लाइन लिखी है मैंने, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ एसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। विश्व शांति के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इन रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ मस्ट। हो गई ये बात। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। एक्चुअली क्या हुआ कि सस्टेनेबल क्वालिटी जो होती है वही हमारी क्या हो जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग दिया हुआ है। ब्रॉड मीनिंग कैसे दिया हुआ है, हमें इन सारे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट तो करना है, हमें ये बात पता है कि रिसोर्सेज जितने भी हैं उन सारे रिसोर्सेज का हमें डेवलपमेंट तो करना होगा, लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट हमने किया है ये कैसा होना चाहिए, यानी इसका असर हमारी लाइफ पे किस तरीके से पड़ना चाहिए ये देखते हैं। तो जो भी रिसोर्सेज हैं उन सबका जब डेवलपमेंट हम करेंगे तो इस तरीके से किया जाए जिससे इन्वायरमेंट को कोई भी लॉस नहीं हो, साथ ही हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली हैं उनकी नीड में भी कोई कमी नहीं आए, यानी उनकी नीड भी फुलफ़िल होती रहे। ऐसा नहीं कि हमने ही सारे जितने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं वो सारे के सारे कर लिए हों और फ्यूचर जनरेशन जो आएगी उनके लिए हमने रिसोर्सेज छोड़े ही नहीं हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफ़ाइन जो किया हुआ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान से देखना है इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है समझना। इट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड be done without damaging the environment। डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे, ठीक है।
without damaging the environment, and the process of current development does not disregard the need of future generation, और and that the process, और वो प्रोसेस में होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ करंट डेवलपमेंट डज नॉट डिसग्रेड, यानी अपनी जो प्रोसेस हो रही है डेवलपमेंट की, ये फ्यूचर जनरेशन की नीड को डिसरिगार्ड नहीं करे, उनकी आवश्यकताओं को कम ना करें, यानी कि उनकी आवश्यकताएं ख़त्म नहीं हो, उनको भी पूर्ति होती जाए। मान लो कि अपने पास कोल है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हम सबको पता है कि इसको डेवलप होने में, इसको बनने में बहुत ज़्यादा ईयर लगते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा ईयर लगेंगे और हमने अभी एक्स्ट्रा या ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लिया हो कोल का, तो क्या ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बच सकता है क्या? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना होगा, इनका जो यूज़ है वो कैसा करना होगा, सस्टेनेबल करना होगा, यानी कि हमें सतत तरीके से करना होगा, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन दी हुई है जो कि यूएनओ की दे रखी है, वो लिखो आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको नोट्स बनाएं, आप आराम से क्वेश्चन आंसर भी कर लेना तो भी सफिशिएंट है। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके की सुविधा है तो मैं इस तरीके से लिख के दे रही हूँ। इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन दे रखी है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने 1983 में डेफिनेशन दी हुई है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की है और दे रखी है 1983 में। अब हमें समझ तो आ गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है क्या है, तो अब ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, मतलब इनकी तरफ से क्यों डेफिनेशन आई है वो देखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग the ability of future generation to meet their own needs। ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब देखो क्या बता रहा है ये कि डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, जो हमारे पास प्रेजेंटली डेवलपमेंट हो रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करना पड़े, उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, ठीक है, उनकी खुद की नीड्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। तो बात समझ में तो वैसे ही आ रही है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस एक सीधी सी बात में ये समझना है हमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि वो हमारे काम आए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के भी काम आए, हमें उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, दैट इज़ सफिशिएंट। क्लियर है इतना? अब एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो असेंबली, तो उसके बारे में देखो क्या कहता है रियो डी जेनेरियो का असेंबली। अब देखो रियो डी जेनेरियो समिट है जो 1992 में डिक्लेयर हुई थी। यहाँ क्या किया गया कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, ये एक एक बात को ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ी। तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, ये हेल्ड कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो, एक सिटी है ब्राज़ील की, ठीक है, ब्राज़ील कंट्री की रियो डी जेनेरियो में यहाँ पर फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड हुई थी। और इसकी जो डेट है वो है 3 जून से लेकर 14 जून तक, यानी 3 जून से लेकर 14 जून तक ये समिट चली थी, ये एक सम्मेलन चला था। इस समिट में किया क्या गया था, इस समिट में मेनली जो एड्रेस किया गया था वो क्या था, प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सोचना। जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सारी कंट्रीज़ का था ये, मतलब काफ़ी कुछ कंट्रीज़ थी, अप्रोक्सीमेटली 100 कंट्रीज़ थी। उन्होंने इन्वायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए सोचा। और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, सामाजिक रूप से, ठीक है, यानी सोशली रूप से सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट करना है वो, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। इट मीन्स जितने भी पैसे का लेन देन है या फिर पैसा कैसे डेवलप होगा, ये सारा का सारा इस समिट के अंदर एड्रेस किया गया था, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये हेल्ड हुई कहाँ थी, नंबर 2 इसकी डेट क्या है, नंबर 3 इसमें किन बातों को लेकर यहाँ पर इसको एड्रेस किया गया था, यानी कि कौन कौन सी बातों को इसको पॉइंट बनाए गए थे। लीडर्स ऑफ मोर देन 100 नेशंस,
लगभग 100 देशों के जो लीडर्स थे उन्होंने इसमें एक साइन किया था। क्या साइन किया था, क्या बात बताई थी? साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। उन्होंने एक पेपर साइन किया जिसमें क्या बातें लिखी हुई थी? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात की हुई थी। अब ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज से क्या मतलब है? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज का मतलब होता है कि पूरे ही क्लाइमेट के अंदर यानी विश्व स्तर पर जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट में क्या चेंज आ रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर रेज हो रहा है। मैंने आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग में पूरे विश्व का टेम्परेचर अधिक होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ही समस्या है। वैसे ही हमने क्या कह दिया? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी चेंज या ऐसी विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होता है। हम ये कह दें कि अगर हमारे पास ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो क्या होगी? अपने आप ख़त्म हो जाएगी टेम्परेचर रेंज होने की वजह से, कुछ क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से। तो 100 नेशंस ने ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर एक पेपर साइन किया। उन्होंने ये भी बताया था कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है, एंड एजेंडा 21। इन्होंने एक दो बातें और बताई थी। एक तो था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए और दूसरा एजेंडा 21 क्या होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें? 21वीं सेंचुरी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझ सकें। वापस समझ लो क्या बात है पूरी। हमने ये बात बताई कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, सबसे पहले अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंदर। रियो डी जेनेरियो नाम की जगह पे हुआ था। ये ब्राज़ील कंट्री के अंदर है। यहाँ पर बहुत सारे नेशंस के लीडर्स इकट्ठे हुए थे। जितने भी लीडर्स इकट्ठे हुए, अप्रोक्स 100 नेशन के लीडर्स थे। उन लीडर्स ने एक बात सोची, यानी किन बातों के बारे में उन्होंने विचार किया, किन बातों के बारे में उन्होंने एड्रेस किया। नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग क्या है, नंबर 2 जितने भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, जितना ग्लोबल डेवलपमेंट होना है वो कैसे होगा, इसके बारे में उन्होंने विचार किया। उस विचारों को देखकर इन्होंने बताया था कि 21वीं सेंचुरी के अंदर, या फिर हम कहेंगे कि जो 21वीं सेंचुरी है यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना है वो किस तरीके से होगा, इस बात को लेकर उन्होंने एक एजेंडा 21 दिया था और इसके साथ ही ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स दिए थे। तो समझ में आई? आज की क्लास जो हमने शुरू से की थी, एक बार उसको रिकॉल करो। हम देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने ये देखा जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सारे ही रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन उनका जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो कैसा होना चाहिए? वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आती हैं उनकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम उन संसाधनों को, हम उन रिसोर्सेज को प्रिजर्व रखेंगे और फिर हम उनका यूज़ करेंगे। इन सब बातों को देखते हुए, इन सब रिसोर्सेज को देखते हुए हमने क्या किया? एक रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के बारे में पढ़ा, इन समिट के बारे में पढ़ा, कहाँ हुई, कैसे हुई, उस पर क्या क्या बातें थी, क्या उनको एड्रेस किया गया, कितने नेशंस के लीडर्स कलेक्ट हुए। तो ये सारी बात है। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एजेंडा 21।